हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडक्शन मोटर की बात कर रहे थे। यानी इंडक्शन मोटर के अंदर एनर्जी को कंजर्व करना क्यों इम्पोर्टेंस उसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। ट्रांसफार्मर के अंदर क्यों इम्पोर्टेंस उसकी चर्चा किया था। और फिर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडक्शन मोटर के ऊपर फर्स्ट टॉपिक कवर किया था। यानी हम लोगों को पहला चीज जो एनर्जी कंजर्वेशन इंडक्शन मोटर में करने के लिए करना था वो आपका था पावर क्वालिटी को मेंटेन करना, जिसमें वोल्टेज मेंटेन करना, फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना, करंट मेंटेन करना, वो सब चीज़ हम लोग चर्चा किया था। तो आज इसी तरह से हम लोग और बहुत सारी टॉपिक को कवर करेंगे। सारा थ्योरेटिकल पॉइंट है, बहुत आसान है। नोट्स से एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझना है और इसको खुद लिखने का भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर ही है पूरी तरह से। तो आप जितना खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हम लोगों को इंडक्शन मोटर के एनर्जी कंजर्वेशन में करना है। जैसे पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, पावर क्वालिटी को मेंटेन करना है। इसी तरह से आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आज बात करेंगे, मोटर का सर्वे किस तरह से किया जाए, यह सर्वे करने में क्या क्या ध्यान रखना है ताकि एनर्जी कंजर्व हो। इसी तरह मोटर को हम लोग किस मोड में ऑपरेट करेंगे, स्टार में या डेल्टा में ऑपरेट करने से हमारे लिए बेनिफिट है। मोटर की वाइंडिंग को हम लोगों को रिप्लेस करना होता है ताकि हमारा लॉसेस वगैरह कम हो। इसी तरह से जितना भी प्रोसेस हो सकता है, पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है जिससे हम लोग एनर्जी को बचा सकें, वो सारा पॉइंट आज की इस वीडियो में कवर किया जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आज हम लोग इंडक्शन मोटर के अंदर एनर्जी जितना भी कंजर्व मेथड है वो सारा डिस्कस कर लेंगे ताकि एक ही बार में ये सारा टॉपिक कवर हो जाए। और उसके बाद फिर आगे की वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, ये ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना जो फेस है वो यहाँ पर हटा दे रहे हैं ताकि आपको नोट्स अच्छे से दिखे और आप अच्छे से नोट्स को समझ पाइए। तो पहला पॉइंट देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर ये पहला चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे, नीड्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंस है, ये चर्चा कर चुके थे हम लोग। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था इंडक्शन मोटर के अंदर एनर्जी को कंजर्व करने का क्या क्या टेक्निक हो सकता है। तो पावर क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा आपका टॉपिक कवर हो जाए, क्योंकि टाइम भी हमारे पास और आप लोगों के पास भी कम है, एग्ज़ाम्स करीब है। तो इसीलिए हम लोग अब थोड़ा फास्ट कवर करेंगे, सारा पॉइंट बाय पॉइंट आपका थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाकर सारा जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा यहाँ पर मोटर सर्वे है, मैचिंग मोटर विथ लोडिंग है, यानी लोड के साथ हमको क्या करना है, जितना लोड है उसी के हिसाब से मोटर सेलेक्ट कीजिएगा। मोटर सेलेक्ट कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग, तो आपका जो मोटर की इफ़िशियंसी अच्छी रहेगी और ऑपरेशन आपका अच्छा होगा, काम अच्छा होगा। इसके अलावा मिनिमाइज द आइडल एंड रिडंडेंट, यानी कि मोटर को आइडल एंड रिडंडेंट का मतलब होता है मोटर आलस के साथ या धीरे नहीं चले, मोटर अच्छी गति से चले, जो रेटेड वैल्यू है उस गति से चलेगा तो अच्छा होगा। अगर ये आइडल या रिडंडेंट मोड में चलता है, आलस के साथ धीरे चलेगा, तो आपका पावर का लॉस होगा। इसी तरह आपका रिडंडेंट रनिंग ऑफ मोटर हो गया। इस तरह आपका ऑपरेशन इन स्टार मोड की बात करेंगे, स्टार में क्यों ऑपरेट करना है, रीवाइंडिंग मोटर को करना पड़ता है, रिप्लेसमेंट ऑफ एनर्जी इफिशिएंट, जो अच्छा मोटर है एनर्जी इफिशिएंट उससे रिप्लेस करेंगे, और पीरियोडिक मेंटेनेंस, देख रेख, साफ सफाई, ये सारा काम अगर करेंगे आप, इतना काम करते हैं तो आपका मोटर की इफिशियंसी मेंटेन रहेगी और एनर्जी आपका कंजर्व होगा। तो सारे पॉइंट पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पावर क्वालिटी वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम लोग मोटर के सर्वे की बात करेंगे। इम्पैक्ट पावर क्वालिटी हो गया था, वोल्टेज अनबैलेंस, मॉनिटरिंग वोल्टेज, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, ये सारा बात किया था। आज हम लोग मोटर सर्वे की बात करने जा रहे हैं। तो आपको मालूम है सर्वे का मतलब क्या होता है, सिविल में भी सर्वे होता है, यानी देख रेख आपका, यानी कि जांच पड़ताल करना, सर्वे करना, देख रेख करना। तो इसके अंदर हम लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है मोटर सर्वे में, उसकी यहाँ पर पॉइंट बनाकर चर्चा की गई है। तो लिखा गया है, लार्ज इंडस्ट्री
लार्ज इंडस्ट्री हैव द मैसिव पॉपुलेशन ऑफ एलटी मोटर, यानी ज़्यादातर जो लार्ज इंडस्ट्री उसमें क्या होता है, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या किसकी, एलटी मोटर, लो टेंशन मोटर का है। लोड सर्वे ऑफ एलटी मोटर कैन बी टेकन अप मेथडिकली टू आइडेंटिफाई द इम्प्रूवमेंट ऑप्शन, यानी कितना आप अगर मोटर का सर्वे करते हैं एलटी मोटर का, कैन टेकन अप मेथडिकली टू आइडेंटिफाई इम्प्रूवमेंट ऑप्शन, यानी आप सर्वे करेंगे देख रेख करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट करने का पहचान हो जाएगा, आइडेंटिफाई कर पाइएगा आप कि कहाँ कहाँ हमको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और किस क्षेत्र में हम अच्छा करें कि हमारा जो मोटर की इफिशियंसी अच्छा रहे और हमारा मोटर अच्छे से काम करे, एनर्जी आपका कंजर्व हो सके। इसके लिए हम लोग को कुछ काम करना होता है, सैम्पलिंग क्राइटेरिया है। सैम्पलिंग के अंदर क्या करना है, तो टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव एलटी मोटर ड्राइव्स among the motor population for analysis the criteria consider are, यानी हम लोग मोटर को सर्वे करेंगे तो वहाँ पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कंसीडर करेंगे, वो नीचे दिया गया है। क्या क्या पॉइंट है, तो पहला यूटिलाइजेशन फैक्टर देखना है हमको कि मोटर्स कितना आवर्स चल रहा है। सर्वे में आपको क्या देखना है, बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन विथ परफॉर्मेंस विथ प्रीफरेंस गिवन टू कंटिन्यूअसली ऑपरेटेड डिराइव्स मोटर, यानी देखना है हमको कि कौन सा मोटर अच्छा चल रहा है और लगातार चल रहा है, तो जो जितना कंटिन्यूअस वर्क करेगा वो उतना अच्छा माना जाएगा मोटर। तो हम लोगों को देखना है बिकॉज द ऑपरेशन विथ प्रीफरेंस, किसको प्रीफरेंस देंगे, जो कंटिन्यूअस ऑपरेटेड ड्राइव इन मोटर है, यानी लगातार आपकी इंडस्ट्री में चल रहा है और अच्छा काम कर रहा है। तो सर्वे में पहला चीज़ देखना है कि कौन मोटर कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जो जितना ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, चल रहा है, ख़राब नहीं हो रहा है, उतना अच्छा यूटिलाइजेशन फैक्टर है और आपका उतना अच्छा माना जाएगा। दूसरा चीज़ लिखा गया है सैंपल रिप्रेजेंटेटिव। देख रेख के दौरान आपको क्या करना है, वेयर वन ड्राइव मोटर एनालिसिस कैन बी रीजन एज रिप्रेजेंटेटिव, यानी बहुत सारा मोटर लगा हुआ है तो उसमें किसी एक मोटर का भी आप देख रेख करते हैं, संरक्षण करते हैं, तो ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी मोटर के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन कुछ मिल जाएगा। एग्जाम्पल कूलिंग टावर, फैन, एयर वॉशिंग यूनिट, ये सब जगह पर अलग अलग जगह पर मोटर लगा हुआ है, तो वहाँ पर आप किसी एक को भी देखेंगे तो बाकी जगह के भी आइडिया लगे कि हाँ बाकी जगह भी मोटर कितना यूज़ हो रहा है या उसका लाइफ कितना बचा हुआ है, एनर्जी कितना वेस्ट हो रहा है, ये सारा आइडिया आपको लगेगा। तो आपको सर्वे के दौरान कि आपको ये चेक करना है कि आपका कोई मोटर को देखना, उससे आपको दूसरे मोटर के बारे में भी कुछ अंदाज लगाना है। तीसरा चीज़ क्या करना है, आपको मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट का मतलब आपको सारा करंट, वोल्टेज, ये सारा चीज़ मेज़र कर लेना सर्वे के दौरान कि हमारा सारा कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। स्टडी ऑन द सेलेक्टेड एलटी मोटर्स improve measurement of electrical load parameters, namely volt ampere, पावर फैक्टर, किलोवाट ड्रॉन, ये सारा चीज़ आपको मेज़रमेंट के दौरान मेज़र कर लेना है, देख लेना है और ये पता कर लेना है कि जो हमारा रेटेड वैल्यू था वो रेटेड वैल्यू पर सारा मोटर करंट, वोल्टेज, पावर ये सब ले रहा है या नहीं ले रहा है, ज़्यादा करंट तो नहीं ले रहा है, पावर ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर रहा है, ये सारा चीज़ आपको क्या कर लेना है, मेज़र कर लेना है, देख रेख कर लेना, सर्वे कर लेना है। ऑब्जर्वेशन ऑन मशीन साइड पैरामीटर सच एज मशीन, ये तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हो गया। मशीन साइड में यानी मैकेनिकल क्या क्या देख लेना, स्पीड है, लोड है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, आर ऑल्सो भी टेकन। सर्वे के दौरान ये सब चीज़ भी देख लेना, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, आपका स्पीड ज़्यादा हो जा रहा है तो ये एक प्रकार का आपका लॉस माना जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए। ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे मोटर के अंदर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। तो ये आपका हो गया किससे रिलेटेड, सर्वे से रिलेटेड। सर्वे के अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज़ देखना है ना, सैम्पलिंग देख लेना है, यानी एक दो मोटर देखकर बाकी मोटर के बारे में कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेना है। यूटिलाइजेशन फैक्टर देख लेना है, कौन मोटर कितना यूज़ हो रहा है, और हम लोगों को सैंपल रिप्रेजेंटेटिव यानी हम लोग को एक दो देखकर बाकी के बारे में अंदाज़ा लगाना है और मेज़रमेंट का काम करना है, नाप जोख कर लेना है,
ताकि कौन करंट वोल्टेज ले रहा है, स्पीड कितना है, पावर कितना है, वो सारा चीज़ आपको पता चल जाए। नेक्स्ट जो हम लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर कंसीडर करना है वो क्या है, मैचिंग मोटर रेटिंग विथ रिक्वायर्ड लोड, है ना। आपको लोड ज़्यादा चाहिए, मान के चलिए 5 kg का यहाँ पर कोई लोड है, पंखी है, इसको घुमाना है, या पंप आपको पानी निकालना था नीचे 70 फीट से निकालना है, तो कहाँ से पानी 10 फीट से निकालना है या 70 फीट से निकालना है, तो लोड कैसा है, छोटा पंखी वाला पंखा घुमाना है या बहुत बड़ा पंखी है उसको घुमाना है, तो मैकेनिकल लोड कितना उसके हिसाब से अगर मोटर लगाइएगा तो परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, और अगर नहीं लगाइएगा, लोड ज़्यादा है और मोटर छोटा सा लगा दीजिएगा, तो मोटर पे क्या होने लगेगा, ख़राब हो जाएगा, मोटर हीट होने लगेगा। तो आपको लोड रिक्वायरमेंट के अनुसार ही आपको मोटर लगाना है। ये आपको पंखी छोटा सा चलाना था और बहुत बड़का ऐसा मोटर ला के लगा दिया, तो ये क्या आपका एनर्जी का वेस्ट है। आप बहुत मोटर लगाने बड़ा, हालांकि यहाँ पर बहुत कम पावर की ज़रूरत है। तो इस तरह से आपको रिक्वायरमेंट के अनुसार रेटिंग सेलेक्ट करना है। तो लिखा गया इसके अंदर, एवरी मोटर इज डिजाइन टू परफॉर्म इफिशिएंटली एट सर्टेन लोड। हर मोटर की अपनी रेटिंग होती है कि ये 70% लोड पर अच्छा काम करेगा, 80% अगर लोड रहेगा इस पर तो इसकी इफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। हर का अपना अपना रेटिंग होता है कि वो कितने लोड पर, कितने % लोड पर मैक्सिमम ये इफिशिएंसी देगा, इफिशिएंटली काम करेगा। आगे लिखा गया, इफ टोटल लोड ऑन मोटर एंड द आउटपुट रेटिंग ऑफ मोटर आर आइडेंटिकल, यानी जो मोटर का रेटिंग था, लोड जितना ये ले रहा 70% लोड इसको चाहिए था, और अगर इसको 70% ही लोड कनेक्ट कीजिएगा तो इफिशिएंसी ऑब्वियस है कि क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जितना के लिए डिज़ाइन किया हुआ था 80% लोड पर ये बहुत अच्छा काम करता है, और 80% आप लोड दीजिएगा तो ऑब्वियस है कि इफिशिएंसी इसकी अच्छी होगी। तो वही बात लिखा गया, इफ़ द टोटल लोड on motor and the output rating of motor are identical, then this condition is called as the best matching of motor and load on it। यानी मोटर के लिए बहुत अच्छा कंडीशन माना जाएगा कि जितना उसको लोड की ज़रूरत थी उतना ही लोड दिया गया। आपके लिए भी अगर कोई आदमी है और ये उठा सकता है 50 kg का वेट, तो अगर इसको 50 kg दिया जाएगा तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा, आसानी से इसको उठा सकता है। दूसरा आदमी है, ये आपका अगर क्या है, दूसरा आदमी है ये 30 kg अगर उठा सकता है, इसको 50 kg दे दीजिएगा तब क्या है, बेचारा थक जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो इसी तरह से हर का रेटिंग होता है, उसके अनुसार लोड दीजिएगा तो वो अच्छा काम करेगा। आगे लिखा गया, इफ द लोड इज मच लो और हाई एज कंपेयर टू द आउटपुट रेटिंग ऑफ मोटर, जितनी रेटिंग है उससे बहुत ज़्यादा या कम लोड दीजिएगा तब क्या होगा, देन मोटर वर्क्स एट लोअर इफिशिएंसी, कम इफिशिएंसी पर काम करेगा, एंड एनर्जी इज अनइजली वेस्टेड, यानी हाँ आपका क्या हो जाएगा, अननेसेसरली क्या होगा, अननेसेसरली क्या होगा, वेस्टेड होगा, यानी आपका एनर्जी का वेस्ट होगा यदि लोड आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या लोड बहुत कम यूज़ करते हैं रेटिंग के आधार पर। देयरफॉर द रेटिंग ऑफ मोटर इज चूजन अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबल लोड ऑन इट, जितना लोड हो सकता है उतना ही लोड उससे कनेक्ट कीजिएगा तो उसकी इफिशिएंसी अच्छी होगी और उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, इफिशिएंसी एनर्जी आपका सेव होगा, एनर्जी कंजर्व होगा। ठीक है, लोड के अनुसार मोटर को चुनना चाहिए। इतना चीज़ यहाँ से आपको समझ में आया। तो तीसरा चीज़, पहला पावर क्वालिटी की बात किया, दूसरा हम लोग बात किया किसकी, सर्वे की बात किया, सर्वे की बात की, और तीसरा हम लोग बात किया कि हमारा मोटर जो है वो मोटर लोड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लोड के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि हमारी इफिशिएंसी अच्छी रहे और एनर्जी कंजर्व हो सके। तीसरा चीज़ हमको क्या करना, नेक्स्ट चौथा चीज़ जिसकी वजह से हमारे मोटर की जो इफिशिएंसी है वो अच्छी रहेगी और एनर्जी आपका सेव होगा, वो क्या है चौथा चीज़, मिनिमाइजिंग द आइडल एंड रिडंडेंट रनिंग ऑफ लोड। यानी मोटर को कैसे रन कराना है, तो मिनिमाइजिंग आइडल एंड रिडंडेंट रनिंग ऑफ लोड, यानी हमारा ये आपका आइडल का मतलब लिखा गया, रिडंडेंट क्या है, तो स्लो या लेजी, थका थका सा आपका नहीं चलना चाहिए, जो आपका रेटेड स्पीड है उस रेटिंग से चलना चाहिए।
अगर ये थकावट के साथ चल रहा है यानी स्लो चल रहा है, धीरे चल रहा है, फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, आवाज़ ज़्यादा कर रहा है, तो इस अवस्था की वजह से एनर्जी क्या होगा, आपका लॉस होगा। तो ये कंडीशन को मिनिमाइज करना है मोटर के अंदर एनर्जी को सेव करने के लिए। तो लिखा गया यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी एज नो लोड पावर ड्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली about 12% to 60%, 16% of rated power output in most of the motor। यानी आपका लॉसेस कितना हो रहा है, 12 से 16% लॉस हो जाता है। लॉस ऑफ एनर्जी एज द नो लोड पावर ड्रॉन is approximately about 12 to 16% of rated power output इन द मोस्ट ऑफ द मोटर। ज़्यादातर मोटर के अंदर 12 से 60% पावर का क्या हो जाता है, एनर्जी का लॉस हो जाता है। देयरफॉर आइडल रनिंग शुड बी अवॉइडेड। क्या करना है आपको, यानी धीरे जो चल रहा है, लॉसेस के साथ चल रहा है, इसको अवॉइड करना है, हटाना है, कम करना है। तो लिखा गया है अननेसेसरी हीट प्रोडक्शन एट फ्रिक्शन पॉइंट सच एज बेरिंग लीडिंग टू वेयरिंग ऑफ बेरिंग, है ना, जहाँ पर लीड है लगा हुआ होता है, बेरिंग लगा हुआ होता है, फ्रिक्शन होता है, मोटर जिसकी घर्षण की वजह से धीरे चल रहा है, यानी आइडल एंड रिडंडेंट रनिंग चल रहा है, तो इसको अवॉइड करना है, जिसकी वजह से अननेसेसरी क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा और आपका एनर्जी वेस्ट होगा। ठीक है, आगे लिखा गया पॉइंट में मोटर बीइंग हाईली इंडक्टिव लोड अंडर आइडल एंड रनिंग एज नो रियल पावर ऑन इट, है ना, मैकेनिकल पावर की बात हो रहा है कि मोटर अंडर हाईली इंडक्टिव लोड अंडर द आइडल एंड रनिंग एज नो रियल पावर ऑन इट, द पावर फैक्टर ऑफ सच नो लोड रनिंग इज लो। यानी इंडक्टिव लोड होगा तो आपको मालूम है कैसा है, पावर फैक्टर लो होता है, रीडिंग टू अननेसेसरी लाइन लॉसेस, और पावर फैक्टर कम होगा तो लॉसेस ज़्यादा होता है। पहले भी आपने पढ़ा होगा, फिर से यहाँ पर आपको बता देते हैं। पावर फैक्टर जो है यानी P बराबर आपका क्या होता है, VI cos फाई होता है। ये पावर फैक्टर का रिलेशन करंट से अगर निकालिएगा तो I बराबर क्या हो जाएगा, P बटा V cos फाई हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर cos फाई कम है तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और करंट बढ़ जाएगा तो आपको मालूम है I²R लॉसेस बढ़ जाएगा। यानी आपका बहुत ज़्यादा हाईली इंडक्टिव नहीं होना चाहिए, वरना आपका पावर लॉस होगा, पावर फैक्टर लो होगा। रिडक्शन इन ओवरऑल सिस्टम एनर्जी इफिशिएंसी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये सब चीज़ को अगर रिड्यूस कर दीजिएगा, पावर फैक्टर जो है आपका अच्छा कर दीजिएगा, लॉसेस कम कर दीजिएगा, और जो आइडल के साथ चल रहा है, अस्कस के साथ चल रहा है, आलस के साथ, उसको कम कर दीजिएगा, तो ओवरऑल इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आया। चौथा चीज़, इफिशिएंसी अच्छा करने के लिए, एनर्जी को बचाने के लिए हमको मोटर को जो चलाना है वो अच्छे से चलाना है, फ्रिक्शन इसके अंदर कम होना चाहिए, पावर फैक्टर अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, मोटर के लिए हम लोगों को, यानी मोटर के अंदर एनर्जी को सेव करने के लिए क्या करना है, ऑपरेटिंग मोटर इन स्टार मोड। किस मोड में चलाना है, स्टार मोड में। ऑलरेडी आप स्टार और डेल्टा पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर स्टार का डायग्राम बना हुआ है, यानी आपका सर्किट डायग्राम देखा गया है। स्टार कनेक्शन में आपको मालूम है एक का पॉइंट यानी पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, इसका पॉजिटिव निगेटिव, सारे निगेटिव को एक साथ कंबाइंड करके हम लोग एक कॉमन पॉइंट बनाते हैं जिसको न्यूट्रल बोला जाता है, और इस तरह के कनेक्शन को स्टार कनेक्शन बोलते हैं। और स्टार कनेक्शन में आपको मालूम है कि जो हमारा फेज वोल्टेज है, यानी 230 जो वोल्ट है, ये क्या होगा आपका फेज, यानी कि लाइन वोल्टेज जो √3 टाइम्स फेज वोल्टेज के होता है, यह हम बोल सकते हैं फेज वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज से √3 टाइम्स कम होगा। और फेज करंट और लाइन करंट इसके अंदर बराबर होता है, ये आपने पढ़ रखा है। तो लिखा गया यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो लाइन वोल्टेज दिखाया गया 440 वोल्ट, यहाँ पर भी लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर आपको फेज वोल्टेज मिल सकता है 230 वोल्ट, जबकि आपका डेल्टा कनेक्शन के अंदर फेज वोल्टेज आपको नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। लिखा गया इसके अंदर
व्हेन वी स्टार्ट द मोटर वी कनेक्ट इट इन स्टार मोड। किस में चलाएंगे हम लोग? स्टार मोड में चलाएंगे। क्यों? लिखा गया है लेसर देन 30% लोड मीन्स टॉर्क रिक्वायर्ड बाय लोड इज लेस देन 30%, हेंस करेंट रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस। इसके अंदर क्या हो रहा है? लेसर देन 30% लोड मीन्स टॉर्क रिक्वायर्ड बाय लोड इज लेस देन 30%। अगर आप स्टार में चलाइएगा तो लोड की जो आवश्यकता है वो जो करंट ड्रॉ करेगा वो 30% कम करेगा, हेंस करंट रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस। क्योंकि स्टार के केस में लाइन करंट और फेस करंट बराबर होता है, यानी करंट और फेस करंट की वैल्यू इसमें क्या है? इस डेल्टा की तुलना में लीजिएगा तो डेल्टा में तो लाइन करंट आपका √3 टाइम्स ज़्यादा होता है फेस करंट से, तो इसीलिए यहाँ पर 30% क्या है? करंट जो होगा वो कम होगा, यानी आपका रिक्वायरमेंट करंट की कम होगा स्टार कनेक्शन के अंदर। When connected in a star, the phase voltage reduced to 1/3 times that in delta mode। डेल्टा में आपका जो लाइन वोल्टेज है वो आपका बराबर होता है फेज वोल्टेज के, और स्टार में क्या है? जो फेज वोल्टेज है वो घट जाता है, कम जाता है। कितना? 1/3 टाइम्स कम जाएगा डेल्टा मोड की तुलना में। एज द टॉर्क जनरेटेड बाय मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैप वोल्टेज पर फेज। ठीक है, ये आपका जितना है ये सॉरी अप्लाइड वोल्टेज पर फेज ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये कितना जितना वोल्टेज होगा उतना ही टॉर्क डेवलप होगा। तो स्टार कनेक्शन कीजिएगा तो यहाँ पर स्टार कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज है वो 1/3 अप्लाई हो रहा है, 1/3 हिस्सा यानी तिहाई वोल्टेज ही अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से और जो आपका अप्लाइड फेज वोल्टेज है उसी के अकॉर्डिंग टॉर्क होता है। तो लिखा गया द टॉर्क फॉल्स टू 1/3 कॉम्प्रेस टू डेल्टा मोड, है ना। डेल्टा की तुलना में इसमें क्या है? आपका टॉर्क स्टार्टिंग में कम हो जाएगा। टॉर्क कम तो आपको कम वोल्टेज की जरूरत यहाँ पर पड़ रही है। ड्यू टू डिक्रीज इन फेज वोल्टेज द आयरन लॉसेस डिक्रीज। देखिए क्या फायदा हो रहा है? 1 फेज आपका वोल्टेज अप्लाई हो रहा है स्टार में, जिसकी वजह से क्या होगा? आपको मालूम है वोल्टेज अगर कम रहेगा तो वहां पर आयरन लॉस या कोर लॉसेस क्या होगा? घट जाएगा। ड्यू टू डिक्रीज इन फेस वोल्टेज द आयरन लॉसेस डिक्रीज टू नियरली 1/3 एज द टोटल आयरन लॉसेस आर प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज पर फेस बिफोर सैचुरेशन। यानी हम लोगों को क्या फ़ायदा मिला स्टार में स्टार्टिंग करने से? कि हमारा स्टार में स्टार्टिंग करने से मोटर के क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई होगा वो फेज़ वोल्टेज होगा, और फेज़ वोल्टेज है यानी आपका वोल्टेज की वैल्यू डेल्टा में तो लाइन वोल्टेज अप्लाई होता है, तो इसमें फेज़ हो रहा है यानी 1/3 वोल्टेज घट जा रहा है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा? जो वोल्टेज कम होने की वजह से कोर लॉसेस है या आयरन लॉसेस है वो क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, यानी एनर्जी आपका सेव होगा अगर आप मोटर को स्टार कनेक्शन के अंदर ऑपरेट करते हैं तो। लिखा गया ड्यू टू रिडक्शन इन फेज वोल्टेज करंट ड्रॉन इन द लाइंस ऑल्सो रिड्यूस। फेज वोल्टेज है तो करंट जो लेगा स्टार कनेक्शन में वो भी करंट कम होगा। रिड्यूस रीडिंग टू द लो कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉस भी कम होगा इन मोटर एंड डिक्रीज इन द लाइन लॉसेस। तो सारा आपका कोर लॉसेस भी और आयरन लॉसेस सारा कुछ कम हो जाएगा यदि मोटर को आप स्टार कनेक्शन में ऑपरेट करते हैं तो। यदि डेल्टा में कीजिएगा तो लाइन वोल्टेज अपेयर होगा और लाइन करंट मिलेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर पावर लॉस यानी आपका कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों ज़्यादा होगा। इसीलिए मोटर को स्टार मोड के अंदर स्टार्ट किया जाता है, और फिर हम लोगों को जब ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है तो फिर डेल्टा के अंदर हम उसको ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है? अब मोटर के लॉसेस को कम करने के लिए रीवाइंडिंग ऑफ मोटर, यानी समय समय पर मोटर की वाइंडिंग को हम लोगों को चेंज करना है, क्योंकि मोटर का वाइंडिंग है तो बांधा बांधा उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, क्वालिटी है, वो क्या हो जाएगा? घट जाता है। तो लिखा गया ड्यूरिंग रीवाइंडिंग बाई प्रिजर्विंग द ओरिजिनल वाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मटेरियल क्वालिटी डिज़ाइन और स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ क्या होगा? रीवाइंडिंग समय हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो ओरिजिनल क्वालिटी है, डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर वो मेंटेन होना चाहिए। ड्यूरिंग रीवायरिंग
बाई प्रिजर्विंग द ओरिजिनल वाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक, मटेरियल क्वालिटी, डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर। ये सारा कुछ ध्यान रखना, और ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हम लोग नया में हम लोग बनाया था, जो क्वालिटी थी उसकी, वो क्वालिटी हमको फिर से मोटर के अंदर मिल सके, इसलिए फिर से उसको हम लोग रीवाइंड कर रहे हैं। इट इज़ पॉसिबल टू मेंटेन द ओरिजिनल ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। रीवाइंडिंग करने से क्या हो सकता है पॉसिबल, कि हम लोग जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स था, इसका डिज़ाइन क्वालिटी था, वो मेंटेन हो सकता है, फिर से उसके अंदर वो क्वालिटी आ सकता है। यूजिंग द लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर एंड बेटर इंसुलेशन, द कॉपर लॉसेस कैन बी मिनिमाइज्ड। कॉपर लॉस को कम करने के लिए और क्या करेंगे हम लोग, तो लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया का कंडक्टर यूज़ करेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है तो आपको मालूम है R बराबर रो L बाई ए, यानी एरिया ज़्यादा होगा तो यहाँ पर रेसिस्टेंस कम होगा, लॉसेस कम होगा। इसके अलावा हम बेटर इंसुलेशन यूज़ करेंगे। बेटर इंसुलेशन द कॉपर लॉस कैन बी मिनिमाइज, है ना। कंडक्टर का एरिया बढ़ाएंगे और इंसुलेशन आपका अच्छा यूज़ करेंगे तो आपका लॉसेज जो है वो मिनिमाइज होगा। रीवाइंडिंग फॉर रिक्वायर्ड टॉर्क एंड पावर और स्पीड रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ द लॉसेस, बेटर इफिशिएंसी एंड एनर्जी सेविंग। रीवाइंडिंग करने से क्या, रीवाइंडिंग फॉर रिक्वायर्ड टॉर्क एंड पावर और स्पीड रिजल्ट लोअरिंग ऑफ लॉसेस। क्या क्या फ़ायदा आपका, जो आप रीवाइंडिंग कीजिएगा तो आपको जो टॉर्क की ज़रूरत है वो टॉर्क मिलेगा, जितना पावर चाहिए पावर मिलेगा, स्पीड चाहिए स्पीड मिलेगा, और लोअरिंग द लॉसेस, लॉसेस के अंदर क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, इफ़िशियंसी बढ़ जाएगा, यानी एनर्जी का क्या हो रहा है, सेविंग हो रहा है। यदि रीवाइंडिंग कीजिएगा तो वाइंडिंग करने में ऑब्वियस है कुछ थोड़ा बहुत पैसा आपका लगेगा, लेकिन बेनिफिट आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे आपका चलते चलते गाड़ी है, टायर पंच आपका घिस जाता है तो आपको स्लिप करने लगता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा पैसा लगेगा, लेकिन आप जब नया लगा लीजिएगा तो आप बहुत अच्छे से व्हीकल्स को रन कर पाते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर क्या बात हो रहा है कि मोटर के वाइंडिंग को यदि आप रीवाइंडिंग कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो आपको अच्छा पावर मिलेगा, स्पीड अच्छा मिलेगा आपको, और लोअरिंग द लॉसेस, लॉसेस कम हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, यानी पावर आपका कंजर्व होगा, बचेगा। इसके अलावा आपको और क्या करना है, इंडक्शन मोटर के अंदर एनर्जी सेव करने के लिए, तो आपकी इंडस्ट्री फैक्ट्री के अंदर जो एनर्जी इफिशिएंट मोटर नहीं है, ख़राब हो गया है, एनर्जी का वेस्ट हो रहा है, फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, हीट ज़्यादा हो रहा है, रीवाइंडिंग करके भी सुधार नहीं हो रहा, तो उसको क्या करना है, अब लास्ट ऑप्शन आपके पास रिप्लेस कर देना है, क्योंकि एनर्जी को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो लिखा गया है रिप्लेसमेंट बाय एनर्जी इफिशिएंट मोटर। एनर्जी इफिशिएंट मोटर आर वन इन विच डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट आर डन स्पेसिफिकली टू इंक्रीज द ऑपरेटिंग इफिशिएंसी ओवर मोटर्स ऑफ स्टैंडर्ड डिज़ाइन, यानी जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन था उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मोटर को हम लोग रिप्लेस करेंगे ताकि हम लोगों की इफिशिएंसी और जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन था वो हम लोगों को प्राप्त हो सके। Improvement include the use of lower loss silicon steel, a longer core to increase the active material, thicker wire to reduce resistance, thinner lamination, a small air gap between stator and rotor, copper instead of aluminum bars इन द स्टेटर, यानी ये सब मोटर का पार्ट पुर्जा है जिसको हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट बाय एनर्जी इफिशिएंट मोटर, यानी ये सारा पार्ट पुर्जा चेंज करके पूरे मोटर को ही आप क्या कर दे रहे हैं, नया कर दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे में इंप्रूवमेंट करना है। एल्युमिनियम बार इन स्टेटर, कॉपर इंस्टीड ऑफ एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम की जगह कॉपर का यूज़ करना है। एल्युमिनियम बार्स इन द रोटर, सुपीरियर बेरिंग, बढ़िया बेरिंग लगाना है, एंड स्मॉलर फैन ETC आपको यूज़ करना है। ठीक है, ताकि आपका मोटर फिर से एकदम बिल्कुल नया हो जाए, रिप्लेस हो जाए। एनर्जी इफिशिएंट मोटर हैव लोअर ऑपरेटिंग टेम्परेचर
एंड नॉइस लेवल, जो अच्छा मोटर होगा, एफिशिएंट मोटर होगा, वो आपका टेम्परेचर कम देगा, नॉइस लेवल उसका कम होगा, ग्रेटर एबिलिटी टू एक्सेलरेट हायर इनर्शिया लोड एंड आर लेस इफेक्टेड बाय सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन। वोल्टेज में आपका फ्लक्चुएशन होगा तो उससे मोटर आपका प्रभावित नहीं होगा यदि एनर्जी इफिशिएंट मोटर रहेगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये सारा चीज़ बिल्कुल नया कर देना है, चेंज कर देना है, रिप्लेस कर देना है, ताकि इफ़िशेंसी अच्छी हो जाए। और इफ़िशेंसी अच्छा होगा तो वहाँ पर लॉसेस कम होगा, नॉइस कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, बढ़िया आपका लोड पर काम करेगा, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो उससे भी इफेक्टेड नहीं होगा। अब लास्ट क्या काम करना है, पीरियोडिक मेंटेनेंस। कितनों नया कर बना लीजिए, लेकिन अगर आप उसका देख रेख समय समय पर पीरियड एक निश्चित अंतराल पर अगर नहीं कीजिएगा तो आपका मोटर सही ऑपरेट नहीं होगा, परफॉर्मेंस उसका अच्छा नहीं होगा। तो लिखा गया इसमें इनएडुकेट मेंटेनेंस। इनएडुकेट कहते हैं अपर्याप्त को, यानी सफिशिएंट मेंटेनेंस अगर नहीं कीजिएगा, अपर्याप्त मेंटेनेंस कीजिएगा मोटर का, कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द लॉसेस एंड लीड टू अनरिलायबल ऑपरेशन। अगर पर्याप्त मेंटेनेंस आप नहीं करते हैं, इनएडुकेट मेंटेनेंस करते हैं, अपर्याप्त मेंटेनेंस कीजिएगा तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर धीरे धीरे लॉसेस बढ़ जाएगा और इसका जो विश्वसनीयता है, भरोसा है, रिलायबिलिटी है, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लीड टू अनरिलायबल ऑपरेशन, है ना, भरोसा इसका कम जाएगा, अनरिलायबल ऑपरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, improper lubrication can cause increase the friction in both motor and associated drive transmission equipment। यानी जो आपका हीट बोल रहे हैं, आपका जो मैकेनिकल पावर को ट्रांसमिट कर रहा है, यानी जो भी पार्ट पुर्जा रोटेशन वाला लगा हुआ है, इसमें अगर अच्छे से आप लुब्रिकेशन नहीं दीजिएगा, मोबिल नहीं दीजिएगा, है ना, ग्रीस नहीं दीजिएगा, तो उसकी वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन होगा और अच्छे से आपका मैकेनिकल पावर ट्रांसफ़र नहीं होगा और हीट प्रोड्यूस होगा, एनर्जी का वेस्ट होगा। द लाइफ ऑफ द इंसुलेशन इन द मोटर वुड ऑल्सो लॉन्गर for every 10 degree increase in motor operating temperature over the recommended peak. The time before rewinding would be needed is estimated to half। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, इंसुलेशन के लाइफ का भी ध्यान रखना है। द लाइफ ऑफ इंसुलेशन इन द मोटर वुड ऑल्सो लॉन्गर, है ना, कैसा होना चाहिए इसका, लॉन्गर आपका इंसुलेशन होना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। फॉर एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन द मोटर ऑपरेटिंग टेम्परेचर ओवर रिकमेंडेड पीक द टाइम बिफोर रीवाइंडिंग वुड बी नीडेड इज एस्टिमेटेड टू हाफ। यानी आपको बार बार अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रीवाइंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके अंदर टेम्परेचर भी मेंटेन रखना है अच्छे लाइफ के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए, और इसका आपको देख रेख करना है। तो आई होप बहुत अच्छे से बहुत सारा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इसके अंदर हम लोगों ने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ को कवर किया है, तो बहुत आसान है। आप बस नोट्स को अच्छे से पढ़िए, लेक्चर एक बार में नहीं आए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको सारा चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और खुद से भी कोशिश कीजिए, अगर आपके पास अलग से कोई बुक है या आपको कहीं से कंटेंट है आपके पास, तो उसको भी प्रीफर कीजिए। ये थ्योरेटिकल पेपर आप जितना अच्छे से मेहनत कीजिएगा, ये पेपर आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टेड बन जाएगा और अच्छे से आप इसके अंदर मार्क्स को ला पाइएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारी बात चर्चा किया, यानी हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक इंडक्शन मोटर के अंदर पावर क्वालिटी किस तरह से इम्प्रूव होगा उसकी चर्चा किया, मोटर के सर्वे में देख रेख के अंदर क्या क्या काम करना उसकी बात किया, मोटर के फिर हम लोग मोटर विथ लोडिंग यानी लोड के हिसाब से हम लोग मोटर को कनेक्ट करना है, लोड ज़्यादा या कम लगा दिएगा इफ़िशेंसी घट जाएगा, इसकी बात किया हम लोग। इसके बाद किया मिनिमाइजिंग द आइडल एंड रिडंडेंट रनिंग ऑफ मोटर, यानी मोटर आपका रिडंडेंट या आलस के साथ, आइडल के साथ नहीं ऑपरेट होना चाहिए, ये जो व्यवस्था है मिनिमाइज कम होना चाहिए, मोटर अच्छे से ऑपरेट होना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इसकी चर्चा किया हम लोग। एनर्जी कंजर्व करने के लिए
ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या हम लोग बात किया, ऑपरेटिंग स्टार मोड के अंदर ऑपरेट करने से क्या क्या बेनिफिट हमको मिल रहा था, इसकी चर्चा किया। मोटर का समय समय पर रीवाइंडिंग किया जाता है, उससे क्या क्या बेनिफिट होगा उसकी बात किया। एनर्जी इफिशिएंट मोटर से हम लोग पुराने मोटर को अनइफिशिएंट मोटर जो था उसको रिप्लेस कर देंगे तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, इसकी चर्चा की। और पीरियोडिक मेंटेनेंस यानी समय समय पर अंतराल पर हमको मेंटेनेंस करना, देखरेख करना, उससे बेनिफिट मिलेगा, इसकी चर्चा किया। तो बहुत सारे पॉइंट को हम लोगों ने कवर किया। इतना चीज़ के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी जो है उसको सेव कर सकते हैं इंडक्शन मोटर के अंदर। तो अब हम लोग आगे के जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे। इंडक्शन मोटर का जो एनर्जी कंजर्वेशन का पोर्शन था वो इस वाले टॉपिक से कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।